नमस्कार साथियों। लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। पलायन के कारण पहाड़ों की जो खेती बंजर होती जा रही है। आज इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ हैं बृजभूषण रावत जी, जो संस्कृति विभाग से रिटायर्ड है और पहाड़ की खेती पर और पहाड़ की समस्याओं पर कई सालों से काम कर रहे हैं। किस प्रकार की पहाड़ को बचाने के लिए किस प्रकार की खेती की आवश्यकता है जिससे लोग पलायन न कर सकें, जंगली जानवरों के बीच किस प्रकार की खेती की जाए, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे बृजभूषण रावत जी से। रावत जी नमस्कार। सर्वप्रथम हिमालय प्लस में आपका स्वागत है। रावत जी, आप लगातार कई सेमिनारों में, कई आपके चैनल मैंने देखा है, उसमें भी आप पहाड़ों में जो लगातार पलायन हो रहा है उसको रोकने की बात करते हैं खेती के माध्यम से, लेकिन पहाड़ों में जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। किस प्रकार से वहाँ पे खेती की जाए और किस चीज़ की खेती की जाए? धन्यवाद अनुड़ी जी, और पहले समाचार प्लस को बधाई, हिमालय प्लस को बधाई। और आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। ये समस्या लगभग पूरे पहाड़ की और खासकर किसानों की समस्या है। पहाड़ों में अगर सुअर है, बंदर है, बाघ की भी समस्या है, और नीचे मैदानों में हाथी की समस्या है, नीलगाय की समस्या है, सूअरों की समस्या है, आपकी खरगोश की समस्या है। इन सब समस्याओं के लिए हमने बहुत खोज करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद एक समाधान ढूंढा। वो आज मैं आपके माध्यम से, हिमालय प्लस के माध्यम से सारे जो हमारे आपके किसान हैं, दर्शक हैं, उनको देना चाहूँगा। और मेरे ख्याल में इससे सस्ता समाधान किसी को मिल ही नहीं सकता। देखिए क्या है कि जानवर को तो खाना चाहिए, वो आएगा जहाँ खाना होगा। फिर जब गांव खाली है तो वो तो आएगा, क्योंकि खाली है, कोई बस्ती है नहीं, कोई आदमी है नहीं, तो वह स्वाभाविक रूप से आएगा। लेकिन जो लोग गांव में काम कर रहे हैं आज के दिन पे, अगर उनको इस जानवर से बचना है तो उनके पास अब मार आप सकते नहीं हैं। भगाने के लिए आप दिन में तो ड्यूटी कर भी लेंगे, रात को कौन चौकीदारी करेगा? ऊपर से बाघ का डर और भी है। अभी मैं देख रहा था कि पेरों खाल के जो है साइड में, वहाँ गांव में जो है बाघ जो है दिन भर लोगों को जो है शिकार बना रहा है, तो एक बड़ा खतरा है। तो इसके लिए हमने एक सरल उपाय सोचा। आप ये देखिए कि हमारे पास कई तरह के रसायन होते हैं जिनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान होता ही नहीं। कुछ चीज़ें इनमें से हो गया आपका एक, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। आपने देखा ब्लीचिंग पाउडर पानी में पड़ता है, पानी की सफाई करता है। खासकर विशेषकर जो है जल संस्थान या पानी जहाँ सप्लाई होती है, वो उस पानी की टंकी में उसको डाल देते हैं। उससे जो है बीमारी फैलने का डर खत्म हो जाता है। तो यानी कि उससे कोई नुकसान नहीं होता है। एक ब्लीचिंग पाउडर है, दूसरा है डीडीटी। वैसे शायद अब न मिले, लेकिन फिर भी अगर मिलती है तो डीडीटी का उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसमें 2 से 3 किलो मिट्टी मिलाई और उसको मिला दिया। इसको जब आप खेत के गाँव के चारों तरफ बाउंड्री में छिड़केंगे तो इसका प्रभाव जानवर के लिए 200 से 300 फीट पीछे तक चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जानवर दूर से ही जब इसको गंध लगेगी तो जानवर, हम लोग तो क्या है, कहीं गंध बदबू कुछ आ रही तो हम नाक बंद कर सकते हैं, थोड़ी देर सांस रोक सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। जानवर की एक प्रक्रिया है अपने आप से। तो जैसे उसको गंध लगेगी, वो गंध अगर नज़दीक आए और तेज तीखी होती जाएगी तो उसको परेशानी होगी। इसकी वजह से वो क्या है कि आपके गाँव से दूर रहेगा। इस तरह से क्या है कि हर 15 दिन में, हम 15 दिन, वैसे तो 1 महीना चल जाता है, लेकिन 15 से 20 दिन में मिनिमम एक बार फिर छिड़कना है आपको। इस तरह से 3 से 4 बार 5 बार करेंगे तो क्या होगा, 2-3 महीने निकल जाएंगे। 2-3 महीने निकलेंगे तो जानवर अपना रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि उसने अगर नया ठिकाना ढूंढ लिया है कहीं खाने का, तो वहाँ चला जाएगा। इससे आपकी खेती बच जाएगी, इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। गाँव में न बाघ आएगा, न सुअर आएगा, न बंदर आएगा। तो ये जो सरल तरीके हैं, क्या है, इनको खोजना बहुत जरूरी है। देखिए गाँव में छोटे छोटे जो है काश्तकार हैं, वो कहाँ से बाढ़ का इंतजाम करेंगे? बाढ़ करेंगे भी तो कम से कम बंदर तो आ ही जाएगा। बाढ़ करेंगे तो अगर कहीं जो है सुअर बहुत भारी भरकम है तो वो बाढ़ तोड़ के आ जाएंगे। तो ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए बेहतर तरीका कि हमने केमिकल आपका ये कोने में, घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, घर के बाहर रख सकते हैं। तो ये जो है सरल तरीका है, और इससे उन लोगों की सुरक्षा भी होगी, खेत की सुरक्षा भी हो जाएगी। ये जो है जानवर से बचने का एक बहुत सरल साधन है जिसको सबको करना चाहिए। रावत जी, अगर देखी जाए उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार पलायन के कारण सारे खेत बंजर हो गए, अब उसमें जो पारंपरिक फसलें थी हमारी, वो नहीं हो पा रही हैं। आपने एक उदाहरण दे दिया, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं पे जैसे कोई एक कुनबे में खेती कर रहा है तो वहाँ तो जो जंगली जानवरों से बचाव होगा, उसके साथ पंछी भी आ जाते हैं। वो भी जैसे गेहूँ को खा जाते हैं, जैसे सरसों लगा उसको खा जाते हैं, मसूर लगा उसको खा लेते हैं। तो किस प्रकार की खेती की जाए कि जो लोगों को सीधा लाभ मिले?
अगर मैं कहूँ कि मैं इसके थोड़ा सा उलट जवाब देना चाहूँगा, मेरा सबसे पहला काम ये है कि अगर हमको पलायन को रोकना है, देखिए पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कम मतलब सूखी रोटी से एक तरल रोटी की तरफ बढ़ने का एक नियम है, ये हर एक करता है, वो हर एक जानवर भी करता है। उसको जहाँ अच्छी घास मिलेगी वहाँ जाएगा, आदमी को जहाँ अच्छी रोटी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ जाएगा। तो पलायन एक ऐसी समस्या नहीं है। हम लोगों के सामने या पहाड़ के सामने एक बड़ी समस्या हो गई कि गांव खाली हो गए। ये था कि कुछ बुजुर्ग रहते, कुछ जवान लोग वहाँ रहते, तो शायद जो है हम इस पे चर्चा न करते। लेकिन फिर भी क्योंकि आज गांव की स्थिति ये हो गई कि भुतवा हो गए हैं, गांव घोस्ट विलेज हो गए हैं। अगर हम इनको बचाना है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो परेशानी है वो है हमारी पुश्तैनी ज़मीन को बचाना। हमारे पुरखों ने जो पहाड़ को काट काट करके सीढ़ीनुमा खेत बनाए, उनकी मेहनत का क्या होगा, हमारी उस धरोहर क्या होगा। और पहाड़ के अगर जो लोग नीचे हैं, अगर थोड़ी बहुत संपत्ति उन्होंने वहाँ कर भी दी होगी, तो ये तो हमारी पुरखों की संपत्ति है। ये हमारी वो है जिसमें हमारा DNA बसता है, जिसमें हमारा देवता बसता है, जिसमें हमारी आस्थाएं बसती है, संस्कृति बसती है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बजाय उगाने के सबसे पहले काम जिनको भी हमको लाना है, उनको एक चीज़ सिस्टम बनाना होगा। देखिए, आप देखिए हमारे यहाँ हरी घास बहुत होती है। आजकल अप्रैल का महीना है, नीचे घास सूख जाती है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी क्योंकि क्लाइमेट वैसा है, हरी घास है। हमें कहते हैं घास को व्यापार का साधन बनाइए। क्या होगा, हम घास को उठा करके काट करके इसी स्थिति में रख करके यहाँ से पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना सड़े हुए पहुँचा सकते हैं। देखिए, आपके प्लेन्स के जो मैदान के जो लोग हैं, गाय पालक हैं या जो पशुपालन करते हैं, वो अपने गायों को आजकल गाय भैंसों को भूसा खिला रहे हैं। भूसे में पोषण नहीं होता, पेट तो भर जाता है, जानवर तो मजबूरी में खाता है, लेकिन अगर उनको हरी घास मिलेगी तो ये इसको प्रेफर करेंगे। और अगर हम उनको भूसे के रेट पे या भूसे कम रेट पे उपलब्ध करें, फिर तो करेंगे। और इस तरह से अगर मैं केवल पहाड़ की बात करूँ, 5 से 6-7 हज़ार गाँव हमारे पास हैं। अगर कहूँ तो 30 लाख टन से ऊपर घास हमारे यहाँ बर्बाद होती है हर साल। मजे की बात है कि हरी घास भी बर्बाद होती है और फिर सूखती है, फिर बर्बाद होती है। हम इस घास को हरे में तो बेच ही सकते हैं, सूखने के बाद भी बेच सकते हैं, क्योंकि नीचे प्लेन्स में भूसा बिकता है, ये भूसे की जगह तो है। तो दो स्थितियों में अगर हमारे पास बाजार है और हमारे पास केवल विजन नहीं है। लोग कहते हैं कि पहाड़ में हम करेंगे क्या, हम कह रहे हैं पहाड़ में करने को बहुत कुछ है, करे तो सही। मैंने अभी उगाने की बात नहीं की, आपने मुझसे सवाल पूछा कि उगाना है, उगाने की बात को आएगी। पहले आदमी बस तो जाए। भाई आपके गांव में खेत है 200 बीघा, लेकिन आदमी है 4, वो कितना काम करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उसको करो जो नेचर दे रहा है, कुदरत दे रही है। इसके अलावा देखिए, आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक घास होती है, खट्टा मीठा घास, उसको इलमोड़ा बोलते हैं, कुमाऊं उसको चलमोड़ा बोलते हैं, कहीं जो है उसको अमाल्डो कहते हैं, टेहरी। मैंने अभी कल ही परसों ही किसी से बात किया, मैंने कहा भाई 1 किलो मुझे वो भेज दे। उन्होंने कहा साहब भाव, मैंने कहा तुम बताओ, बोला मैं 100 रुपये, मैंने कहा भेज दो, 1 किलो भेज दो। वो खट्टा मीठा घास क्या होता है कि आपने देखा होगा मार्च में उगना शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाता है। तो 5-7 महीने अगर उसको हम हर 15 दिन में उसकी एक कटिंग कर दें, उस घास को सुखा दें, या गांव की महिलाएं घर में देखा होगा आपने, उस घास से चटनी बनाती है, कई बार बनाती है ना। अब आप ये देखिए, आयुर्वेद में उसका इतना महत्व है कि वो जिसको भूख नहीं लगती वो भूख लगा देती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन उसको कॉन्स्टिपेशन कर देती है, जिसके पेट में कीड़े हैं उसको कीड़े खत्म कर देती है। इतनी खूबी जिस घास के अंदर हो और बेकार हो रही हो, तो हमने कहा क्यों नहीं उसको इकोनॉमी बदला जाए। तो अब लोग कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री, अरे भाई इंडस्ट्री ऐसे लगाओ ना, मशीन लगा के इंडस्ट्री नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसके अलावा हमारे यहाँ कितना जो है, आप जंगल में चले जाए, जगह जगह आपको जो है तेज पत्ता मिल जाएगा, बेकार हो रहा है जी। बिल्कुल, आप देखिए हमारे यहाँ करौंदा मिल जाएगा जंगल में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो बर्बाद हो रही है, इनको लाइए ना। एक जो है आपने देखा होगा थोड़ी ठंडी जगह में होता है, ठंडी क्या पहाड़ में लगा हुआ सभी जगह होता है, उसको कहते हैं समोया। समोया होता है। समोया, मैं परसों किसी डीलर से बात करता, उसने कहा जी 1 लाख रुपए केजी है। उस समोया को हमारे कोई नहीं पूछता है। आपने देखा हो शादी ब्याह के टाइम पे जब हल्दी लगती है दूल्हा दुल्हन को, उस समोया को मंगाता है पंडित, वो कहता है उसमें डालता है। समोया के अंदर इतनी खुशबू होती है, इतनी तेज खुशबू है, जिसको अगर उसकी एक चुटकी बार जो है 1 कुंटल में डाल दे तो खुशबू पैदा कर देगा। तो अब आप देखिए ना, हम संसाधनों से भी नहीं है, हमारे पास संसाधन इतना है कि हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसे पैसा कमा, काम तो करिए। अब बात आती है उगाने की। उगाने के लिए क्या है, सारे खेत बंजर हैं, हो सकता है पानी ना हो, पानी हो कुछ खेतों में। हमने पहले कहा कि अगर आप हमारे के अनुसार काम करते हैं तो आप जितने खेत हैं गांव में, 4 आदमी हैं 6 आदमी हैं, भैया जितने खेत हैं उसमें फरवरी में कर दो तो अच्छा, नहीं तो मार्च में कर लो। जंगल से जितना गिरा हुआ पत्ता है
सारा पत्ता लाओ और अपने खेत के ऊपर 4 से 6 इंच भर दो इसको। इससे क्या होगा, खेत की नमी 4 दिन में नमी पैदा हो जाएगी उसके अंदर, हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपको कुछ नहीं करना, खेत नहीं खोदना, खेत पे हल भी नहीं लगाना, बहुत मेहनत लगेगी। कौन लगाएगा, गाय भैंस बैल तो है ही नहीं, ट्रैक्टर वैसे नहीं होता। अब आप क्या करिए कि 2-2 फीट की दूरी पे कुदाल से खोदिए, मिट्टी को खोदिए, उसमें जो है पुदीने की जड़ डाल दीजिए। मार्च महीने की बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप खेत देंगे तो आपको अगले 6 महीने में पूरा खेत भरा हुआ मिलेगा, बिल्कुल नमी मिल रही है, पानी देने की जरूरत नहीं है। जब तक इसमें मल्चिंग नहीं रहेगी तब तक आपको कभी पूरी ज़िंदगी पानी देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, खेत की मिट्टी अपने आप उलट पलट होगी, इसमें केंचुए पैदा हो जाएंगे, इसमें अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और खेत फिर उसी लय में आ जाएगा जो आज से 50 साल पहले था। इससे क्या होगा, जब पानी बारिश होगी तो पानी पिएगा तो आपके स्रोत खुलेंगे। इससे ये देखिए, अब आप ये देखेंगे कि हमने आपको कहा पुदीना उगाने, पुदीना एक ऐसा वो है जिसकी खुशबू से पहले तो जानवर वैसे नहीं आता जी। दूसरी बात, इधर जो है उसको कोई ले भी नहीं आता, और कम से कम 8 महीने आपको पुदीना मिलेगा। आप उसको काटिए, सुखाइए, उसके कई प्रोडक्ट बनाइए, आप उठाइए उसकी चटनी बना लीजिए। हम सॉस क्यों नहीं बना सकते उसका, भाई आप टमाटर सॉस ले रहे हैं जी जी, आप जो है सरसों का सॉस खा रहे हैं, बाजार में तरह तरह के सॉस आपको मिल रहे हैं, वो 150-200 रुपये की जो है 600-700 ग्राम मिल रहा है, इसको 200 रुपये किलो नहीं बेच सकते। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये का, पर घर में काम हो गया ना, और रॉ मटेरियल आपके पास है। हमको कोई रॉ मटेरियल जिस क्षेत्र में हम काम कराएंगे उसी क्षेत्र का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हमको दूसरे गाँव में अगर दूसरी चीज़ मिलती है तो उसको यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे।